स्वागत है आपका हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर। अभिवादन स्वीकार करिएगा हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। आइएगा विवेचना और विमर्श के इस कार्यक्रम में आज शुरुआत करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी वर्णमाला के दूसरे पार्ट से, जिसमें हम आज पूर्ण रूप से बातचीत करेंगे, विवेचना करेंगे, विमर्श करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज विषय को अच्छे से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और आज हमारा जो बिंदु है वो रहने वाला है हिंदी वर्णमाला से व्यंजन, क्योंकि स्वरों का विवेचन हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी व्याकरण के वर्णमाला के व्यंजन वाले पार्ट से। तो जैसे हम स्वरों के बाद आगे बढ़ते हैं तो 11 स्वर जो हमने देखे हैं उनके पश्चात जो अगली ध्वनियां आती हैं मित्रों, वो होती है अयोगवाह ध्वनियां। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, कई सारे प्रश्न इन ध्वनियों से गिने जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइएगा देखते हैं अयोगवाह ध्वनियां हिंदी वर्णमाला में कौन कौन सी है। तो ये देखिएगा अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग जो हिंदी वर्णमाला की ध्वनियां है, ये अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार ये जो बिंदु के रूप में दिखाई देता है और विसर्ग जो दो बिंदुओं के रूप में प्रयुक्त होता है को अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। तो हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां इन दो को कहा जाता है। अयोगवाह यद्यपि, क्योंकि इनके बारे में बहुत से तथ्य हैं, आपको ध्यान रखना है। एक एक जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा आप कोशिश करें इसको नोट करने की, क्योंकि ये बहुत चिंतन मनन के पश्चात कई जो बुक्स है उनसे संदर्भ लेते हुए आपके बीच प्रस्तुत की जा रही है। इसके लिए चाहे नई सड़क पटना अनुपम प्रकाशन से ये यात्रा जो थी वो चालू हुई है, वहां से विशालाक्षी चौक वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन, उसके बाद इलाहाबाद में अभिव्यक्ति प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, और मुखर्जी नगर में जाकर जो यात्रा समाप्त होती है, वहां से जो प्रामाणिक जानकारियां आप लोगों के बीच संग्रहित व संकलित की गई है वो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। तो अयोगवाह जो ध्वनियां हैं वो यद्यपि स्वरों में गिने जाते हैं, अंग और अह ध्वनियों को हम स्वरों में गिनते हैं, एनसीईआरटी करी, आप ध्यान देना इस बात पे, परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये मूलतः व्यंजन ध्वनियां ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कहा एनसीईआरटी ने कि अयोगवाह यद्यपि स्वरों में गिने जाते हैं। कैसे गिने जाते हैं कि अब जब हम पढ़ते हैं तो सामान्यतः कैसे पढ़ते हैं कि अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग और अह। तो इस तरह से जब हम स्वरों को पढ़ते हैं बाराखड़ी के रूप में, तो आप ध्यान देना अंग और अह को हम स्वरों के साथ गिनते हैं। किंतु उच्चारण की दृष्टि से एनसीईआरटी ये कहती है कि अयोगवाह जो ध्वनियां हैं वो मूलतः व्यंजन ध्वनि ही है। निपात का प्रयोग कर रही है एनसीईआरटी, वो इसे स्वर नहीं मान रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, और तथ्य आप अयोगवाह के बारे में देखें कि ये जो अयोगवाह ध्वनियां हैं ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। स्वर के बाद कैसे आते हैं कि आप देखिएगा, चाहे आप अनुस्वार लिखें तो अ के बाद, क्योंकि इसका जो नियत स्थान है वो इस किसी भी स्वर के, जैसे मान लीजिएगा कि अगर यदि हम बात करते हैं कज्जन की, तो जब हम इस अनुस्वार की बात करेंगे तो च वर्ग के पंचम वर्ण को हम क के बाद लिखेंगे, च छ ज ज ञ कंचन। तो यानी इस अनुस्वार का स्थान इस स्वर के बाद है। तो ये बात कही जा रही कि ये ध्वनियां हैं ये स्वर के बाद ही आती है। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें न स्वरों में रखा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है।
स्वरों की पहली विशेषता है स्वयं राजते इति स्वरा। पातंजलि महाभाष्य से बात करूं तो स्वर वो है जो स्वयं उच्चरित होने की योग्यता रखता है। तो ये अयोगवाद ध्वनियां वो है जो स्वरों के बिना उच्चरित नहीं हो सकती है, इसलिए इन्हें स्वर में नहीं गिना गया है और न यह व्यंजनों में मानी गई है, क्योंकि व्यंजन का स्थान कहां होता है, स्वर के पहले होता है, पर किंतु ये तो स्वर के बाद आती है, तो न तो ये स्वर गिनी जा रही है न ये व्यंजन में गिनी जाती है। इनकी स्थिति जो है वो स्वरों और व्यंजनों के बीच की है, इसलिए वर्णमाला में इन्हें स्वरों के पश्चात और व्यंजन के पहले रखा गया है। आप ध्यान देना, अयोगवाह के बारे में हम इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि न तो इन्हें हम स्वर में गिन रहे हैं और न इन्हें हम व्यंजन में गिनते हैं, इसका तर्क हमने दिया है। फिर आगे बढ़िएगा, इनको यानी अयोगवाह को अ के साथ संयुक्त करके इसलिए लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं हम अ के साथ, चाहे हम अनुस्वार लिखें, ये देखिएगा अ के साथ संयोग करके ही हम इन्हें लिखते हैं, चाहे हम विसर्ग का प्रयोग करें। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण अ आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता। स्वर की जरूरत इन्हें भाषा में गमन के लिए पड़ती है, आ के योग से ही ये भाषा में वाहित होती है। तो जो ध्वनियां अ के योग से वाहित हो उसे भी हम व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से कह सकते हैं अयोगवाह ध्वनियां। आगे बढ़िएगा, ये अ के योग से वाहित ध्वनियां हैं, इसलिए अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। इसकी दूसरी व्युत्पत्ति भी विद्वानों ने की है, वो इसको नए तत्पुरुष समास से भी इसकी व्याख्या करते हैं। कैसे करते हैं, अ प्लस योग प्लस वाह। तो अभी इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे कि योग न होने पर भी, क्योंकि ये देखिए आप संयोग कैसा है, अ से अलगाव बनाया हुआ है दोनों ने, इसलिए योग न होने पर भी जो साथ रहे अनमेल तरीके से वह भी अयोगवाह की श्रेणी में गिना जाता है। तो इस तरह से हमने अयोगवाह ध्वनियों के बारे में देखा, इनकी व्युत्पत्ति के बारे में देखा, इनकी संख्या के बारे में देखा। अब हम इनके बारे में कुछ और तथ्यात्मक जानकारियां आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप देखिएगा कि यह अंग जिसको आप अनुस्वार कहते हैं और ये अ जिसके लिए हम विसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में कुछ तथ्य हैं जो आप ध्यान रखें। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नाक है, नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है, और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो वैसे तो कंठ है, अगर यदि हम बात करें अकुह विसर्जिया नाम कंठ, तो कंठ से विसर्ग का उच्चारण है, किंतु आधुनिक भाषा वैयाकरण जो है वो इसको और डिस्क्राइब करते हैं कि कंठ या फिर ऑप्शन में काकल। काकल किसे कहते हैं हम, कि जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं उनका जो मध्य का मुख है ये कहलाता है काकल। तो काकल, काकल्य ध्वनि भी विसर्ग ध्वनि कहलाती है, या विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल्य भी आधुनिक भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। फिर आगे देखिएगा अनुस्वार के बारे में, जिस स्पर्श व्यंजन से पहले ये आता है उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में इसका उच्चारण होता है। जैसे अभी हमने कंचन देखा था, तो च वर्ग का जो पंचम है उसी को ही हम उसके पहले लिखेंगे और वर्गीय पंचम होने के कारण उसका अनुस्वार हो जाएगा, यानी उसको बिंदी के रूप में आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जा सकता है। विसर्ग के बारे में आप ध्यान दें कि विसर्ग का प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में ही होता है। यहां फिर निपात का प्रयोग है, विसर्ग का प्रयोग हम किसमें करते हैं, मात्र तत्सम शब्दों में ही करते हैं। विसर्ग का प्रयोग किसकी तरह होता है, ह वर्ण की तरह होता है, राम ऐसे। आगे बढ़िएगा, अब ये अयोगवाह से संबंधित जानकारियां थी जो आपके बीच रखी, और मैं साथ ही किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो क्वेश्चन भी आपके बीच रखता हूं, ताकि आपको
क्वेश्चन सोल्व करते समय इन जानकारियों से मदद मिल सके। जैसे हमने पढ़ा, अब मान लो ये तथ्य हमने आपके बीच रखे और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहां इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी एसएससी एग्जाम जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी है उसमें 2018 में क्वेश्चन आया है और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप देखिएगा क्या पूछा था उन्होंने पूछा है जिन ध्वनियों की तो वहां एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उससे क्या कहते हैं। ये सीधा प्रश्न है और इस तरह से ये चार ऑप्शन आपके बीच दिए हुए हैं। क्या आगत, क्या अंतस्थ, क्या ऊष्म या अयोगवाह। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों अयोगवाह, क्योंकि अभी हमने देखा अयोगवाह ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें हम न तो स्वर के रूप में गिन सकते हैं और न व्यंजन के रूप में इन्हें मान्यता दी जा सकती है। तो न तो यह स्वर है न व्यंजन है और उसी रूप में आपसे पूछा है। राइट आंसर हुआ द अयोगवाह ध्वनियां। तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे, जो तथ्य हैं उन्हें आप बिल्कुल, और ये क्वेश्चन इसलिए सोल्व करवाए जा रहे हैं ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो तथ्य आपके बीच रख रहा हूं, वो 100% कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रामाणिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, वेदता के साथ आपके बीच रख सकूं। चलिएगा विषय को आगे बढ़ाते हैं। अयोगवाह को जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो आगे हमारे लिए सीधा जो एक हिंदी वर्णमाला का लंबा विस्तार है वो खुल जाता है और व्यंजन की सीमा यहां से प्रारंभ होती है मित्रों। और आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में सर्वाधिक क्वेश्चंस जिस पार्ट से पूछे जाते हैं वो व्यंजन का ही है। तो आइएगा इस जबरदस्त, शानदार और एक विस्तृत खुले मैदान में चलते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब तथ्यों को आप गौर से ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आपके बीच रखे जा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो व्यंजन किसे कहें, पहले इस बात पर अपन बातचीत कर लेते। पहले भी हमने पढ़ लिया है, फिर देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर से कैसे अलगाव करेंगे कि स्वर का अबाधित उच्चारण होता है, तो व्यंजन का उच्चारण कैसे होगा, रुकावट के साथ। कैसे कि जब वायु जो है हमारे अंदर से जब यानी फेफड़ों से होते हुए जब बाहर निकलती है तो जब ये कंठ तक आती है यहां काकल तक, यहां के बाद जो अभ्यंतर प्रयत्न है किसी से ये अपना स्वरूप ग्रहण करते हुए जब बाहर निःसृत होती है तो उसमें रुकावट स्वर की अपेक्षा ज्यादा आती है। तो व्यंजन वो है जिनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, ऐसी जो ध्वनियां हैं वो व्यंजन कहलाती हैं। ये परिभाषा हुई व्यंजन की। इसमें स्वर की अपेक्षा अवरोध, संघर्ष, घर्षण ज्यादा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की परिभाषा है। अब हम पहले पायदान पर पहुंचते हैं जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मित्रों। ये सीधा प्रश्न आता है, आप याद रखें। आप प्रश्न की लाइन को, उसकी इबारत को, उन वर्ड्स को जरूर ध्यान से पढ़ें वो पूछ क्या रहा है। जैसे कि प्रश्न है व्यंजन के मूलतः कितने भेद होते हैं, यह प्रश्न बन जाता है अक्सर। तो आप याद रखें मूल रूप से व्यंजन के 3 ही भेद होते हैं मित्रों, 3। अब कौन कौन से होते हैं, पहला स्पर्शी, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में जब हम व्यंजनों की बात करते हैं, उनके भेदों की बात करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 ही मूल भेद होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। अब इनको यदि हम काउंट करें तो संख्या कितनी होगी, स्पर्शियों की संख्या है 25, अंतस्थ की संख्या है 4 और ऊष्म की संख्या है 4। तो अगर यदि हम इनको काउंट करते हैं सारों को, 25 और 4 29 और 4 तो कितने हुए, ये होते हैं 33 यानी 33। अब इस जगह क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न आता है और बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दें
कि मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल रूप से यदि संख्या पूछी जाए तो 33 होते हैं। मूल रूप से व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। इसी बात को हमने नीचे लिख दिया है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन गिने गए हैं। इसके अतिरिक्त अब इन 33 के अतिरिक्त और क्या क्या हम पढ़ते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ते हैं, 2 अयोगवाह पढ़ते हैं और 4 संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं और 11 हम स्वर पढ़ते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला जिसे हम मानकीकरण के रूप में पढ़ेंगे, उनमें जो वर्णों की संख्या जहां आकर अवसान ग्रहण करेगी वो आंकड़ा होगा 52, 52 वर्ण। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपके सामने पुनः प्रश्न दे देता हूं। यह प्रश्न भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, इसी टॉपिक से संबंधित है, इसलिए यहां दे दिया गया है। क्या प्रश्न पूछा है, तो ये देखिए, व्यंजन कितने होते हैं, सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल वनडे एग्जाम के तरीके से 2020 खेलना है आपको। व्यंजन होते हैं, ऑप्शन में है 11, 33, 22 और 16। तो राइट आंसर है, अभी पढ़ा है अपन ने, 33, 33 होते। तो ये तथ्यात्मक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा विषय की गहराई की तरफ हम बढ़ते हैं। व्यंजन के भेदों की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो अब उसके भेदों को क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के कई आधार है मित्रों, आभ्यंतर प्रयत्न है, यानी प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। जब हम प्रयत्नों की बात करेंगे तो फिर उसमें भी व्यंजनों के भेद होंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, श्वास की स्थिति के आधार पर, काकल से निकलती हुई वायु में स्वर तंत्रियों की जनकार की स्थिति के आधार पर, और या अंदर जो मुखावयव है उनसे वायु की टकराहट होकर जब वो बाहर निकलती है, तो उस आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बहुत से भेद किए गए हैं। मैं क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक समझाता हूं, तो आइएगा देखते हैं। पहली जो तथ्य आप ध्यान रखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से हम 2 तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुखावयव के अंदर किस तरह से इनका स्थान निर्धारित है, जैसे वायु फेफड़ों से होते हुए, क्योंकि हिंदी वर्णमाला या किसी भी भाषा का संबंध हम जो श्वास छोड़ते हैं उस छोड़ने वाली वायु यानी CO2 से ही होता है। यानी भाषा का विकास हमारे बाय प्रोडक्ट से हुआ है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम छोड़ते हैं। तो हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे फेफड़ों से होते हुए जब हमारी श्वास नली से होते हुए बाहर निकलती है मुख और नाक के द्वारा, तो ये कई सारी ध्वनियों में हमने इसको बदलना सीख लिया है और इससे एक लाजवाब प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, और वो है भाषा। तो किस तरह से यहां ये जो हमारा स्वर यंत्र है, यहां से जो वायु बाहर निकलती है, यहां छोटी छोटी सी संरचनाएं हैं जिनको स्वर तंत्रियां कहते हैं, उन स्वर तंत्रियों में से होते हुए जब वो निकलती है तो वहां पर गैप कितना बनाती है, जब निकल रही है उन स्वर तंत्रियों में कंपन कितना हो रहा है या कम हो रहा है, श्वास की मात्रा यानी प्राण जो है वो कितने तेजी से, यानी वायु का प्रेशर ज्यादा है या कम है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पहला जो स्थान है वो अलीजिह्वा हमारे यहाँ आता है, क्या वो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, या उसने वायु के प्रवाह को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, कुछ को नाक की तरफ से वायु के प्रेशर को निकाला है, कुछ को मुंह की तरफ से, तो वो रूप बन जाएगा अनुनासिक। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वर्ष से यानी मसूड़े, उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे दंत, दंत के बाद ये होस्ट, होस्टों के बाद ये नासिका। तो इस तरह से हमारी ध्वनियां स्वरूप ग्रहण करती है बाहर निकलते हुए, तो उसको कहते हैं स्थान। तो स्थान के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं हम व्यंजनों की। तो व्यंजनों का उच्चारण मुख के, अभी जो मैंने ये बताया है विभिन्न अवयव, अब चाहे मुख के विभिन्न अवयव हम बाहर से गिने तो नासिका विवर है, ओष्ठ है, ये दांत है, दंत जिन्हें हम बोलेंगे, दांत जहां जुड़े हुए हैं, अंदर जो खुरदरी संरचना है, अजीब सी हार्ड संरचना, वो कहलाएगी वर्त से। मसूड़े हम उनको सामान्य भाषा में बोलते हैं, और भाषा वैज्ञानिक उसके लिए जिस टर्म का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं वर्त से।
अंदर जैसे हम थोड़ा और देखेंगे, टच करेंगे तो गहरा गर्त दिखेगा, हार्ड संरचना है, उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे? तालु। तालु के बाद थोड़ा सा हम जैसे ही मांस का कोमल हिस्सा चालू होता है और कठोर हिस्सा खत्म होता है, वह उस हिस्से को कहेंगे मूर्धा। उसके बाद कंठ, कंठ के बाद अलिजिह्वा। ये आदि के आधार पर इसको कहेंगे मुख के अवयव। इनके आधार पर व्यंजनों का उनका भेद किया गया है, यानी व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों आदि के आधार पर किया जाता है, जो निम्नलिखित है। अब वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, पहला कंठ। कंठ यानी कोमल तालु। मूर्धा के बाद, यानी कि जैसे आप देखेंगे हड्डी की संरचना खत्म होकर एक कोमल संरचना मांस की चालू हो जाती है, जो आगे जाकर अलिजिह्वा, छोटी जीभ से जुड़ी हुई होती है, वो जो कोमल पार्ट है उसको कहते हैं कंठ। और कंठ का ही एक अन्य भाषा वैज्ञानिक तरीके से अगर यदि हम नाम की बात करें तो कोमल तालु भी कंठ को कहा जाता है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ या कोमल तालु अहम भूमिका निभाता है, वे ध्वनियां कंठ ध्वनियां, कंठस्थ ध्वनियां, कोमल तालव्य ध्वनियां कहलाती है। तो स्थान के आधार पर यह पहला भेद हुआ। फिर और देखिएगा आप, दूसरा भेद जो है वो तालु का होगा। तालव्य, कठोर तालव्य, वो हार्ड संरचना। मूर्धा, दोनों का संधि स्थल। दंत, दांत, ये जो दिखाई दे रहे हैं वर्त से, यानी जिसे आप मसूड़े बोलते हैं। होंठ, जिन्हें ओष्ठ बोलते हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी है जिनमें दांत और ओष्ठ दोनों ही उनके निर्माण में भूमिका निभाते हैं, वो कहलाती दंतोष्ठ है। और काकल्य यानी स्वर तंत्रियों का जो मुख बनता है वो, उसको उरस से भी कहते हैं और स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं। इस तरह से स्थान के आधार पर स्वरों को हम इन 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इन सबको अपन पढ़ेंगे। अभी मैं वर्गीकरण के आधार बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे जब हम बात करें। आगे देखिएगा प्रयत्न। अब प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्योंकि हमने देखा है उच्चारण के आधार पर हम हिंदी व्यंजन ध्वनियों को 2 तरीके से, 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर हमने इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब प्रयत्न के आधार पर बात करें तो आप देखिएगा प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री यानी ये स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, श्वास की मात्रा तथा जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया का नाम प्रयत्न है। इनको हम प्रयत्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे आधार बनेंगे प्रयत्न के। उप विभाजन हम कर सकते हैं, जैसे पहला प्रयत्न में जब हम पहला विभाजन करेंगे तो स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर हम करेंगे। जब स्वर तंत्री है तो स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों को हम किस तरह से बांट सकते हैं, तो देखिए इस आधार पर व्यंजन के या व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला घोष और दूसरा अघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक वो जो घोष, दूसरा अघोष। अब घोष ध्वनियां कौन सी है, इनको भी अब थोड़ा डिस्क्राइब देख लेते हैं अच्छे से। घोष ध्वनियों के लिए कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहूंगा ताकि बाद में कभी आपके दिक्कत ना हो। घोष का मतलब क्या है? घोष का मतलब है मित्रों नाद। नाद की, नाद को कहेंगे हम कंपन को। नाद की दृष्टि से जिस वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में ये जो हमारा स्वर यंत्र है इसमें जो स्वर तंत्रियां होती है पतली पतली सी, यदि उनमें कंपन पाया जा रहा है, कंपन की मात्रा अधिक है, तो वो घोष ध्वनियां कहलाती है। अब दूसरे तरीके से भी इन बात को हम समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है, आप चाहें तो पहचान भी सकते हैं।
हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि गले में यानी यहां कंठ में इस जगह स्वर यंत्र में कंपन अधिक महसूस हो रहा है। तो जहां कंपन की गूंज सुनाई देती है उसे हम घोष या सघोष ध्वनि कहते हैं। घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है और स्वर तंत्रियों को झंकृत करती है। इस तरह से ये घोष ध्वनियां कहलाती। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं अघोष ध्वनियों की। अघोष ध्वनियों में क्या ध्यान रखना है हमारे को, ये देखिए, नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, ये आप देखिएगा, उनमें कंपन नहीं होता है। अब नहीं शब्द का प्रयोग हम कुछ अलग अर्थ में, वायु निकलती है वो बहुत कोमल संरचना है, उनमें झनकार होती है पर अपेक्षाकृत स्वरों से बहुत कम होती है और उस कम को हम नहीं से इंडिकेट कर रहे हैं, तो नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती है, इसलिए वायु आसानी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जब हम प्रयत्न से या प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं तो उस वर्गीकरण में एक उप विभाजन होता है नाद या स्वर तंत्रियों में कंपन। नाद या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष में स्वर तंत्रियों में कंपन पाया जाता है, अघोष में कंपन नहीं पाया जाता। प्रयत्न का जो दूसरा उप विभाजन होगा वो होगा श्वास की मात्रा। श्वास की मात्रा के आधार पर भी हिंदी ध्वनियों को हम बांट सकते हैं या हिंदी ध्वनियों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है मित्रों, तो आप देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। यहां पर भी दो भेद होंगे। श्वास की मात्रा जो बाहर निकाली जा रही है उसका प्रेशर कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, तो उस आधार पर दो ध्वनियों का वर्गीकरण कर दिया है। एक होगी अल्प प्राण, दूसरी होगी महाप्राण ध्वनि। अब ये क्या होती है, तो पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण ध्वनियों की। तो आप देखिएगा अल्प प्राण ध्वनि किसे कहेंगे, तो ये लिखा हुआ है, आप देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य रहती है, जो सामान्य बोलचाल में होती है वैसी रहती है, और हकार यानी ह की जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, उससे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। यानी बोलचाल में सामान्य बोलचाल के जैसी ही स्थिति होती है, वायु का प्रेशर बहुत अधिक नहीं महसूस होता, ह जैसी ध्वनि प्रकट नहीं होती, अल्प प्राण कहेंगे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण ध्वनि या वर्ण कहते हैं। यह अल्प प्राण के बारे में जानकारी हुई। अब बात करते हैं हम महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण ध्वनि किसे कहेंगे, यह भी आप देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, जो अंदर से आने वाली जो वायु का वेग है वो जिनमें अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा हो और ध्वनि ह जैसी हो, उसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो यह हो गया प्राणत्व के आधार पर, प्राण का मतलब होता है वायु, उस आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। इस आधार पर भी ध्वनियों के दो वर्ग होते हैं, अल्प प्राण जिनमें वायु का जो वेग है वो कम होता है, और महाप्राण ऐसी ध्वनियां जिनमें वायु का जो वेग है वो अधिक होता है।
अब प्रयत्न के आधार पर और भी हम भेद इनके कर सकते हैं। उसको कैसे किया गया है, तो जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण किए गए हैं। अब वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं, तो ये देखिए आप। इस आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है, जिन्हें हम अब पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? इस आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उससे जो व्यंजन ध्वनियां उभर कर सामने आती है वो ये है। पहली जो ध्वनियां हैं वो स्पर्श ध्वनियां हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब ये स्पर्श क्यों कहलाती है, कौन कौन सी ध्वनियां होती है, कितनी होती है, इनकी योग्यता क्या है, इनका घोषत्व और अघोषत्व क्या है, इनका प्राणत्व और अप्राणत्व क्या है, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राणत्व इनका कैसा है, वो अब हम देखेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इन स्पर्शियों का ही एक उप विभाजन है स्पर्श संघर्षी, उसे हम देखेंगे। इन्हीं में ही इनका एक उप विभाजन और है, उसको हम वर्गीय पंचम के नाम से जानते हैं, वो कहलाती है अनुनासिक ध्वनियां, वो देखेंगे। उसके पश्चात संघर्षी या उष्म ध्वनियां जो होती है उन्हें देखेंगे। इन्हीं में से हम देखेंगे पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, लुंठित व प्रकंपित ध्वनि कौन सी है। कुछ ध्वनियां ऐसी है जिन्हें हम देखेंगे, उनकी गति को, उठकर गिरने की स्थिति को उनके नाम के आधार पर ये गिनी जाती है उत्क्षिप्त ध्वनियां। और कुछ ध्वनियां अंतस्थ, अर्धस्वर या उनके लिए संघर्षहीन सप्रवाह नाम भी दिया जाता है। ये सारे वर्गीकरण व्यंजन के हैं। अब इन सब को हम क्रमबद्ध तरीके से आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं, महत्वपूर्ण तरीके से। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। पहला जो नाम है स्पर्शी, यहां से देखिए आप, स्पर्शी व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न बन जाता है। जैसे हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर बढ़ते हैं, अभी तक तो ये जानकारियां मैंने आधार बताए थे, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आधार पता नहीं है तो हम विषय को ज्यादा गहराई से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आधारों का वर्गीकरण करना, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम वापस वर्गीकरण पर आते हैं। जैसे ही यहां पर आते हैं, हमारा वापस जो कार्यक्रम है परीक्षा का वो चालू हो जाता है। एग्जाम हॉल की जो तैयारी है, वो जो तथ्य हैं वो मैं अब आपके बीच एक एक करते हुए परोसता हूं, आप देखिएगा। पहला जो टर्म व्यंजनों का, जैसे हम बात करते हैं व्यंजनों का भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। उन तीनों में स्पर्शी, अंतस्थ और उष्म है। स्पर्शियों की संख्या 25 है, वो हमने देखा था। उसी को हम थोड़ा और डिटेल से अब पढ़ रहे हैं। अब देखिए, स्पर्शी नाम से ही है, जैसे कि स्पर्श हो रहा हो, तो ये नाम क्यों दिया गया उसके लिए आप देखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव, अब जीभ या होंठ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है, जिससे वायु पूर्ण रूप से रुक सी जाती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये ध्वनियां कहलाती है स्पर्शी ध्वनियां। ये तो हुई परिभाषा या उनके नामकरण की बात। अब प्रश्नों की बात करते हैं। तो स्पर्शियों की संख्या कितनी, ये भी आप जानते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो स्पर्शियों की संख्या 25 है मित्रों। ये जो 25 है, क्या ये वर्गों में विभाजित है? तो बिल्कुल, इनके लिए कभी कभी ये टर्म भी मिल सकती है, या तो 25 मिलेगा या मिलेगा 5 वर्ग। तो स्पर्शियों के बारे में बात होती है तो इनकी संख्या 25 है, जो 5 वर्गों में विभाजित है। और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 ध्वनियां हैं या 5 व्यंजन है। इस तरह से 5 वर्गों की 5 ध्वनियां, अर्थात 25 वर्ग। आगे देखिएगा, इन ध्वनियों के कुछ उपवर्ग भी है। जो 25 स्पर्शी ध्वनियां हैं, इनमें भी
डिवाइडेड करके हमने कुछ अलग और उपविभाजन कर दिया है, उनको कहेंगे उपवर्ग। जैसे इन 25 में से ही 5 अनुनासिक ध्वनियां अलग कर दी गई हैं और स्पर्श संघर्षी नाम देकर कुछ च वर्ग की 4 ध्वनियों को हम अलग कर देते हैं, उनको भी अलग से पढ़ेंगे। अभी कुछ तथ्य हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं। स्पर्श ध्वनियों के 5 वर्गों में जिनकी अभी हमने बात की है 25, वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग है और इन 5 वर्गों में 25 वर्ण मित्रों होते हैं। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं ये देखो आप, ये मैं आपके बीच तालिका के रूप में रखता हूं। ये देखिए, ये 5 वर्ग है। ये जो यूं बताऊंगा मैं आपको, ये वर्गों के नाम है और ये हर वर्ग में ये सजातीय वर्ण है और इनका ये उच्चारण स्थान भी दिया हुआ है। तो जैसे क वर्ग है, तो वर्ग कौन कौन से होंगे अपने पास? तो 5 वर्ग है। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा है ट वर्ग, तीसरा है ये, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां है प वर्ग। इस तरह से ये स्पर्शियों के 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, ये आपके सामने दिए हुए हैं। यदि हम बात यूं करेंगे, ये सब सजाती हैं और अगर यदि हम इनको इस तरह से देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो ये सब विजाती हैं। इस वर्ग में जो क वर्ग है, इस वर्ग में 5 व्यंजन है। कौन कौन से हैं ये देखो, क ख ग घ ङ, तो ये दे रखा है मैंने 1 2 3 4 5। ये जो 5वां है, इस पंचम वर्ण को हम अनुनासिक ध्वनियां भी कहते हैं। इन 5 को, किस किस को? इनको। तो अब एक एक तरीके से, और इनका ये उच्चारण स्थान भी दिया हुआ है। जिसे क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है मित्रों। च वर्ग जो होगा, इस पूरी ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। ट वर्ग जो है, ट वर्ग की जो ध्वनियां है पूरी ट ठ ड ढ ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होगा। जो त वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। त वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तो ये भी आप देखिएगा, त थ द ध न, ये ध्वनियां हैं। और जो प वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसमें जो ध्वनियां हैं वो है प फ ब भ म। तो इस तरह से 5 वर्ग और 5 की 25 ध्वनियां। तो पहले क वर्ग की बात कर लेते हैं। क की क ख ग घ ng, ये 5 ध्वनियां हुई। क वर्ग की जो अंतिम पंचम ध्वनि है वो है ng, और ये ng जो है ये अनुनासिक ध्वनियां हैं। अनुनासिक ध्वनियों के लिए हम अलग से उपविभाजन पढ़ते हैं। वो कौन? उनको नासिक के भी कहते हैं, वो अलग से हम अलग दे रखा है, मैंने ये दे रखी है अनुनासिक ध्वनियां। जब उनका टॉपिक आएगा अपन पढ़ेंगे, पर ये अनुनासिक है, आप ध्यान देना। च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और इस वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तो च छ ज ज ञ, ये है। और च वर्ग की पंचम ध्वनि होगी ञ। किंतु आपने देखा हो च वर्ग में मैंने इन 4 वर्णों को अलग से भी कलर किया हुआ है। च छ ज झ, ये जो 4 है ये स्पर्शी तो है ही, किंतु इनमें घर्षण भी अधिक होता है, इसलिए इनका एक नाम और गिना जाता है, वो होगा स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। 4 च छ ज झ, इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे। ट वर्ग, इनको प्रतिवेष्टित ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा एक तरीके से रोल सी हो जाती है। ट ठ ड ढ न। यहां आप गौर करें, ये ड और ड जो है इनके तल पर बिंदु नहीं है। जिन पर तल पर बिंदु होगा वो अलग ध्वनियां हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ट वर्ग की ध्वनियों में तल पर बिंदु नहीं होगा, आप याद रखें। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसकी जो वर्गीय पंचम ध्वनि है वो ण है। त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान दंत है और ये त थ द ध न है और इसकी पंचम ध्वनि न है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है मित्रों। प फ ब भ म, इस तरह से ये 5 वर्ण होंगे और इसकी पंचम वर्ण जो है वो म होगा और ये ङ य ण न म, ये जो हर वर्ग की पंचम ध्वनियां हैं
ये अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। और यदि हम इन सब 25 को मिला दें तो स्पर्शी ध्वनियां गिनी जाती है, जो कि व्यंजन का प्रमुख भेद है। यह आप ध्यान। अब इस जानकारी को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्पर्शी 25 हैं, अब जब हमने प्रयत्न के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया था तो वहां बात की थी हमने स्वर तंत्रियों में जंकार के आधार पर घोषत्व की और वायु के प्रवाह के आधार पर प्राणत्व की। तो इन 25 का भी वर्गीकरण कर लेते हैं हम स्पर्शियों का, कि प्राणत्व व घोषत्व के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण वो कैसे आप याद रखेंगे। तो आप देखिएगा, हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है, जैसे क वर्ग की बात करूं तो क ख तो आएगा नहीं, वो दूसरा है ग और ङ, ये पंचम, क ख ङ, तो क ग ङ, ये जो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 वर्ण है वो अल्प प्राण होंगे। अल्प प्राण का मतलब मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि जब वायु का प्रवाह अपेक्षाकृत कम हो तो वो अल्प प्राण होंगे, और महाप्राण वाले वर्ण वो होंगे जिनमें काकल से जो या स्वर यंत्र मुख से जो वायु का प्रवाह हो वो अधिक हो, ह की जैसी ध्वनि दिखाई दे, तो वो होंगे वर्ण स्पर्शियों में दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा कौन सा होगा, जैसे ख का वर्ग की बात करूं तो ख और ग के बाद घ। ये तो अब जैसे हम इनको बोलेंगे तो जो अल्पप्राण वर्ण होते हैं वो आसानी से बोल लिए जाते हैं, उनमें नाभि पे जोर कम लगता है। पहचान बता रहा हूं आपको, जैसे क ग ng, किंतु जैसे हम महाप्राण बोलेंगे तो यहां नाभि पर जोर अधिक लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे बोले आप ख घ, ये तो क्यों, क्योंकि ये महाप्राण है। अगर गोशत्व की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, क ख, कवर की बात करूं तो वो अघोष होगा, क्योंकि उनमें स्वर तंत्रियों में कंपन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होगा वो घोष वर्ण होगा, क्योंकि उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक पाया जाता है। तो ये प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर स्पर्शियों का वर्गीकरण हुआ। मित्रों, अब आप आगे बढ़िएगा। अब वही स्पर्श संघर्षी च वर्ग जो हमने पढ़ा था स्पर्शियों में, वहां स्पेशल अलग से नाम दिया हुआ था स्पर्श संघर्षी, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो। स्पर्श संघर्षियों का पहला ही क्वेश्चन आता है, इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, तो इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से वो 4 वर्ण है तो वो भी देख लो आप, च है, छ, ज और झ। वर्गीय पंचम नहीं है ञ। इन ध्वनियों का यानी स्पर्श संघर्षित ध्वनियों का उच्चारण भी स्पर्श ध्वनियों की तरह ही होता है। जैसे स्पर्शी ध्वनि का उच्चारण होता है ऐसा इनका भी होता है, लेकिन स्पर्श के बाद, मुखद अवयव के स्पर्श के बाद इसमें कुछ और भी होता है। वो क्या होता है, जो वायु है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। अन्य व्यंजन की अपेक्षा इसमें स्पर्श के बाद वायु घर्षण के साथ जब बाहर निकलती है तो इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। च वर्गीय ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी में रखा जाता है अंतिम पंचम ध्वनि को छोड़कर, क्योंकि वो अंतिम पंचम ध्वनि अनुनासिक ध्वनि कहलाती है। तो ये हुआ स्पर्श संघर्षियों के बारे में तथ्य। तो 4 हुई, च छ ज ज। फिर आगे बढ़िएगा। अब बात करते अनुनासिक ध्वनियों की। ये वर्गीय पंचम है, वही ये ङ ञ ण म, ये जो दे रखी है आपके, ये अनुनासिक ध्वनियां हैं, ये हमने पढ़ी ली है। तो हर वर्ग की जो पंचम ध्वनियां हैं वो अनुनासिक ध्वनियां हैं। इनसे कौन से तथ्य बनते हैं वो भी देखिए। जो ध्वनियां या जो वर्ण मुख के साथ ही, यानी कि इनके उच्चारण में वायु मुख के साथ ही
नासिका यानी नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। मुख्य साथ वायु जब नासिका विवर से निकले तो वह ध्वनियां अनुनासिक ध्वनियां कहलाएंगी और ये व्यंजन नासिक के व्यंजन भी कहलाते हैं। इनका उच्चारण मुख और नाक से होता है और इनकी संख्या 5 है। क ख ग घ ङ, तो ये अंतिम पंचम ञ य ण न म, ये 5 ध्वनियां। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ण, चौथी न, पंचम म। ये वर्गीय पंचम ध्वनियां भी कहलाती है और ये पंचम ध्वनियां जो है वो घोष ध्वनियां होती है। ये कोमल ध्वनियां भी मानी जाती है। इस तरह से ये अनुनासिक ध्वनियों के बारे में कुछ तथ्य हुए मित्रों। फिर आप आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं विवाद की, इनको लेकर क्या विवाद है। तो ये थोड़ा समझने की बात है, आप ध्यान देना इस बात को, क्योंकि कभी कभी मान लो आप डिस्क्राइब एग्जाम दे रहे हैं, आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, वहां पर आपको पता होना चाहिए अलग से एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, वहां पर आ जाए लिखा हुआ, तो वहां आंसर कैसे देंगे आप। तो देखिएगा अनुनासिक ध्वनियों के लिए अनुनासिक ये होता है चंद्र बिंदु, और ये वर्गीय पंचम ध्वनियां ही अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख और नाक से वायु निकलती है। इन अनुनासिक ध्वनियों के लिए अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे आप ये देखिए गंगा, ये लिखा हमने। अब ये क ख ग, क ख ग घ, अब इस गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गंगा क वर्ग का पंचम, ये बना अनुनासिक ध्वनि है। और अनुनासिक ध्वनि को जब हम लिखते हैं बिंदी के रूप में तो अनुस्वार लगाते हैं, जबकि अनुनासिक का चिन्ह तो ये है चंद्र बिंदु। हमने गंगा ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिखना था ना हमारे, क्योंकि हम तो अनुनासिक कर रहे हैं इसको। तो ये विवाद क्या है, ये विवाद है, ये प्रश्न आपके समझ यही पूछा जा रहा है, अनुनासिक ध्वनियों के लिए अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अब आप इसको समझिएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक तर्क है और बहुत अच्छा तर्क विद्वानों ने दिया हुआ है। जो देने वाले हैं वो श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास ने अनुनासिक ध्वनियों के लिए अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। क्यों दिया, तो देखिए, क्योंकि वो कहते हैं अनुनासिकता केवल स्वर का गुण है, अनुनासिक होना स्वर का गुण है, व्यंजन का नहीं, जबकि वर्गीय पंचम ध्वनियां शुद्ध व्यंजन है, अतः उनके लिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। यह बात आप ध्यान रखें। इसके बाद अब ये अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में कुछ तथ्य मैं आपके बीच तालिका के रूप में भी दे रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। अनुनासिक वही चंद्र बिंदु, अनुस्वार यानी कि बिंदी। अनुनासिक के बारे में, अनुनासिकता स्वर की विशेषता है, जबकि अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक जो है इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, अनुस्वार इसके लिए बिंदु लगता है। अनुनासिक जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है, जबकि जो अनुस्वार ध्वनियां हैं वो केवल नाक से उच्चारित होती है। अनुनासिक तद्भव रूपों में लगता है और अनुस्वार जो है वो तत्सम शब्दों में लगता है। तो इस तरह से ये आपका बनता है अनुनासिक। और हमने स्पर्शियों के भेद देखे, स्पर्शियों में हमने स्पर्श संघर्षी देखे, अनुनासिक देखे, व्यंजनों के मूल भेद देखे। अब आगे मैं अगले वीडियो में आपके बीच रखूंगा, क्योंकि वीडियो की जो लंबाई है उसको भी ध्यान रखना है, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए तीसरे पार्ट में इसके बाद मैं इसका विवेचन जारी रखूंगा। मित्रों, यदि आप यहां तक देख रहे हैं, आपको विषय की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता पर विश्वास है, तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा
व्यक्तियों तक, बच्चों तक ये जानकारियां पहुंचाने में मदद करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी आशा के साथ बहुत जल्दी आपके बीच दोबारा मिलूंगा मित्रों। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।